माँ ने मुझे गोद में उठा लिया और मुड़ गई। तभी लिली कुएं के ऊपर आ गई और बोली, बेटा जल्दी से जाकर कान्हा जी के मंदिर में छिप जा और जब तक सुबह नहीं होती बाहर मत निकलना। और हमारे घर के कान्हा जी के मंदिर में घुस गया। मैं मूर्ति के पीछे छिप गया। मुझे मेरी माँ की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। और कुछ देर बाद वो चीखें आनी बंद हो गई। मैं मंदिर में सुरक्षित था क्योंकि लिली वहां पर आ नहीं सकती थी। सुबह हो गई। पापा घर पर आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। और हम लोग जब कुएं के पास गए तब हमें पानी में तैरती मेरी माँ की लाश दिखाई दी। लिली ने उनकी जान ले ली थी। कुएं में लिली की आत्मा है, ये जानकर हम वहां रुक नहीं सकते थे। हमने वो कोठी छोड़ दी। पंडित जी ने तो ये तय कर डाला था कि लिली मेरी जान लेकर ही रुकेगी, क्योंकि वो कुएं में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। शायद उसके कुछ सपने या इच्छाएं अधूरी रह गई थी। उसमें से एक शायद शादी भी थी। माँ के मरने के बाद पापा बहुत ही अकेले पड़ चुके थे। उनके सपने में हमेशा माँ आया करती थी। इसलिए माँ को और अपने दर्द को भुलाने के लिए पापा ने मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। तभी एक और बिजली कड़की और मैं होश में आ गया। पापा जल्दी आओ। मेरी बेटी ने मुझे आवाज दी और मुझे अपने पास बुला रही थी। आ जाओ बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तभी मेरी बेटी ने घर की खिड़की की तरफ ऊपर देखा और बोली, मम्मा आप भी आओ ना। मैंने खिड़की की तरफ ऊपर देखा तो वहां पर मेरी बीवी खड़ी थी। मेरी बेटी के बुलाते ही उसने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। प्रिया! उठ जाओ प्रिया। लिली ने प्रिया की तरफ देखकर कहा और प्रिया उठ गई। उसके पैरों और कंधों की हड्डी टूट गई थी। इसी वजह से वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। लिली ने फिर से मुझे घसीटना शुरू कर दिया और वो मुझे कुएं की तरफ ले जाने लगी। तभी एक बार फिर से आसमान में जोरदार बिजली कड़की और लिली फिर से रुक गई। मैंने प्रिया की तरफ देखा तो वो भी रुक गई थी। कुछ 5 सेकंड बाद लिली ने मुझे फिर से घसीटना शुरू कर दिया और प्रिया भी कुएं की तरफ बढ़ रही थी। लिली प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं लिली से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन लिली को मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। लिली मुझे कुएं के पास ले आई। उसने मुझे उठाया और कुएं के अंदर फेंकने ही वाली थी कि तभी मैंने कुएं के कटघरे को पकड़ लिया। शिव हमारे साथ चलो, तुम्हारे बिना मैं और आरती कैसे रहेंगे। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। नहीं, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं नहीं चल सकता। शिव जिद छोड़ दो, तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा। लिली ने मुझसे कहा, लेकिन मैं कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे मरना नहीं था। लिली कटघरे से मुझे नीचे कुएं में धकेल रही थी, लेकिन मैं अपने हाथ हटा ही नहीं रहा था। हे भगवान मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान। मैंने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और वो सीधा किले के ऊपर गिरी। और लिली आग के लपटों में जलने लगी। उसके साथ मेरी माँ, बीवी, आरती और छोटा बच्चा और दूसरी औरत सभी जलने लगे। वो लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। मौका पाते ही मैं कुएं के कटघरे पर चढ़ गया और वहां से दूर हो गया। तभी वो सब लोग जलकर राख हो गए और वो कुआं अचानक से गायब हो गया। और देखते ही देखते उस पर वो पहला वाला आम का पेड़ उग गया। मैंने अपनी बीवी और बच्ची खोई थी। अब से मैं उन दोनों को कभी देख नहीं सकता था।
उन्हें खोने के दर्द से मैं जोरदार रोने लगा। तभी आसमान में एक और बिजली कड़की और मुझे होश आ गया। मुझे लगने लगा कि कहीं वो लोग फिर से वापस ना आ जाए। तभी मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे आया जिसके नीचे मुझे प्रताप राव पहली बार दिखाई दिया था। अरे साहब, आप कहाँ चले गए? मुझे बरगद के पेड़ से प्रताप राव की आवाज़ आई और जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक टहनी से प्रताप राव की लाश फंदे से लटक रही थी। शायद उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि उसके चेहरे पर वो दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि प्रताप राव भी मर चुका था। मैं वहाँ से बस स्टॉप की तरफ भाग गया। जब तक जिस्म में ताकत थी मैं भागता ही गया। लेकिन कुछ घंटों बाद एक सुनसान रास्ते पर गिर गया और बेहोश हो गया। एक आदमी ने मुझे जगाया। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? जब आँख खुली तो मैं एक रास्ते पर लेटा हुआ था। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो आदमी एक ढाबा चलाता था जो उस रास्ते के बिल्कुल बगल में था। वह मुझे अपने ढाबे पर ले गया। उसने मुझे पूछा कि मैं रास्ते पर कैसे गिर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह मेरे मन में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बस उसे किसी के साथ शेयर करना चाहता था जिससे मेरा मन हल्का हो सके। तो मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। लिली ने उस प्रताप राव को भी नहीं छोड़ा। उसने प्रताप राव को फांसी लगाकर मार डाला। मैंने उस आदमी से कहा। तब वो आदमी बोला, भाई साहब, शायद आपको अभी भी बात समझ में नहीं आई। अरे प्रताप राव की मौत 20 साल पहले ही हुई है और आपके माँ के साथ कुएं के कटघरे पर जो दूसरी औरत बैठी थी वो उसी की बीवी थी, और जो दूसरा बच्चा था वो उसी का बेटा था। ये सुनकर तो मेरे मानो होश ही उड़ गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रताप राव की मौत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? लिली के मौत के बाद जब आपकी माँ की मौत हुई तब आपके पिताजी ने वो कोठी प्रताप राव को बेची थी और आपको लेकर वहाँ से चले गए थे। आपके जाने के बाद प्रताप राव ने कोठी की मरम्मत करवा ली और अपनी बीवी और बेटे के साथ कोठी में रहने आ गया। लेकिन उस कोठी में जाने के दूसरे दिन बाद ही सुबह प्रताप राव की बीवी और बच्ची अचानक से गायब हो गए। उसने उन्हें पूरी कोठी और पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिले। जब वो वापस कोठी में आया तो उसका ध्यान उस कुएं पर पड़ा, और वो जब उस कुएं के पास गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे अपनी बीवी और बच्चा उस कुएं के पानी पर तैरते हुए दिखाई दिए। उन दोनों की मौत डूबने की वजह से हुई थी। बीवी और बच्चे के जाने के बाद मानो उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और शादी के 25 साल बाद उनके घर कोई बच्चा पैदा हुआ था। और एक रात प्रताप राव ने उसके घर के बाहर वाले बरगद के पेड़ से लटककर खुद को फांसी लगाई और अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। उसके मौत के बाद गांव वालों ने वो कुआं मिट्टी और पत्थरों से बंद करवा दिया और उस पर आम का पेड़ लगा दिया। उसके बाद उस कोठी में कोई भी रहने के लिए नहीं गया। लेकिन प्रताप राव के मौत के बाद कुछ गांव वालों को रात को उसकी आत्मा बरगद के पेड़ के नीचे भटकती हुई दिखाई दी। इसी वजह से गांव वालों ने रात को उस बस स्टॉप की तरफ जाना ही बंद कर दिया। उस आदमी की बातें सुनकर मैं भी सुन्न सा पड़ गया। मैंने वो गांव छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक मैं बस भागे ही जा रहा हूँ और भागे ही